हाय फ्रेंड्स, यू आर विद सूरज कुमार। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इससे थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, राइट। तो वोल्टेज रेगुलेशन में सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए 4 मेथड होता है, ईएमएफ, एमएमएफ, पोटियर एंड एएसए। ये सारे मेथड्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का थ्योरी पार्ट और पहला मेथड ईएमएफ मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिकल जो कि हम आईएएस प्रीवियस ईयर से कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन? सपोज करो एक सिंक्रोनस जनरेटर है, ये सर्किट मॉडल आप लोग जानते हैं, ये लोड लगा हुआ है, इसमें रेटेड करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, एंड दिस इज पर फेज बेसिस सर्किट मॉडल, राइट। अभी ये सप्लाई कर रहा है, कुछ इसका पावर फैक्टर होगा, लेकिन मान लो कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये लोड हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। बट जब हम लोग लोड हटाएंगे तब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि IF and speed will be constant। जब आप लोड हटा रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट, एक्साइटेशन एंड स्पीड शुड बी कांस्टेंट, राइट। तो लोड हटा दिए तो ये जो टर्मिनल जो है ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसका जो वोल्टेज होगा वो राइज करेगा कहाँ? EF। अभी कितना हो जाएगा? आफ्टर थ्रोइंग ऑफ द लोड, the open circuit voltage across the generator will rise to voltage EF. Then voltage regulation defined as EF minus VT divided by VT. This is rated terminal voltage. This is excitation voltage and into 100% at same power factor। जिस पावर फैक्टर पे हम लोग लोड सप्लाई कर रहे थे उसी पावर फैक्टर पे ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। होता क्या है, मान लो वोल्टेज जनरेट कर रहा है EF, तो हम लोग जो यहाँ पे लगाएंगे अपना लोड, उसको भी हम लोग क्या चाहेंगे कि जितना ये जनरेट हुआ सारा का सारा वोल्टेज यहाँ आ जाए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस drop, but ideally what we want कि EF VT rated should be EF के बराबर होना चाहिए आइडियली। तो आइडियली जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए आइडियली वो कितना होना चाहिए मेरे भाई? EF VT हम लोग कितना चाहेंगे? EF बाई EF, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0। मीन्स आइडियली द वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी 0। अच्छा, ये 0 कब होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग इक्वेशन जानते हैं EF इक्वल्स टू VT प्लस IAZS। तो ये ड्रॉप, यहाँ जो ड्रॉप आता है वो EF और VT के बीच में डिफरेंस लाता है। तो क्या 0 होगा? हाँ होगा। कब होगा? लीडिंग पावर फैक्टर में, जैसा फेजर डायग्राम में आप बताया जाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर में ये 0 भी हो सकता है। ये देखो, ये भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये हो गया VT, ये हो गया आपका IA, ये हो गया आपका VT, ठीक है। अच्छा, ये लीडिंग है तो ये 5 मान लो, तो VT प्लस IA एक्सेस मान लो। हम लोग RA नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? EF इक्वल्स टू VT प्लस JIA एक्सेस। तो IA का डायरेक्शन ये हुआ, ये वाला, तो JIA एक्सेस किधर हो जाएगा? इसका 90 डिग्री लीडिंग में। तो देखो ये हो गया आपका EF। तो ये देखो EF और VT बराबर भी हो सकता है इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। बट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है? मैक्सिमम जो लोड होता है वो लैगिंग होता है। दैट्स वाई ये 0 सिर्फ किस में मिलेगा? लीडिंग में। तो बेसिकली सारे मैक्सिमम लोड क्या होते हैं? 99% लोड क्या होता है? लैगिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि EF और VT बराबर नहीं हो पाएगा इन केस ऑफ लैगिंग लोड। अगर बराबर होगा बट द डिफरेंस शुड बी वेरी लेस।
इट मीन्स हम लोग का जो डिजायरेबल वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, मतलब लेस, जितना लेस हो उतना अच्छा। ये समझ में आ गया क्या? तो ये ध्यान रखना कि वोल्टेज रेगुलेशन कम अच्छा होता है, ज़्यादा वाला अच्छा नहीं होता है। इतना तो हम लोग समझ गए कि वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, जितना कम होगा, आइडियली 0 होना चाहिए, बट 0 नहीं होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा। अभी देखो फेजर डायग्राम से हम लोग बोले थे, फेजर डायग्राम में कि फेजर डायग्राम से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का साइन पता करेंगे कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि क्या होगा, राइट। तो देखो लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों का एग्जांपल लिया है। फेजर डायग्राम आप लोग देखे होंगे तब समझ पाएंगे, या फिर आपको अगर फेजर डायग्राम आती है तो ठीक है। ये वीटी, ये लैगिंग लोड का फेजर डायग्राम है। देखो ये है वीटी आपका, ये वीटी है, और ये कौन सा है, ये वाला लैगिंग लोड में। तो ये वाला ईएफ है, तो ईएफ ऑब्वियस है कि ग्रेटर है किससे, वीटी से। इसका मतलब इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। समझ आया क्या? लीडिंग लोड में देखो, लीडिंग में क्या ऐसा है फेजर डायग्राम, ये जो ईएफ का डायरेक्शन, ईएफ का मैग्नीट्यूड आता है इन केस ऑफ लीडिंग लोड, उसमें हम बोल नहीं सकते कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा, राइट। वो डिपेंड करेगा कि आई एक्सेस का वैल्यू कितना है, बीटी का वैल्यू कितना है, पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है। सो वी कैन नॉट से कि इस केस में, इन केस ऑफ लीडिंग लोड ऑफ जनरेटर, हम लोग नहीं बता पाएंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, राइट। यूनिटी पावर फैक्टर में फिर से आप देख रहे हैं कि जो यूनिटी पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम है उसमें सीधा सीधा दिख रहा है ईएफ ग्रेटर देन वीटी और वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव। ये तो आप साइन समझ गया। अब अभी जो पहला मेथड है ईएमएफ मेथड, उस मेथड से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर का सर्किट डायग्राम, XAR, XL, RA, ये लोड एंड एक्साइटेशन ईएमएफ, ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो ईएमएफ मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने में एग्जाम्पशंस है, वो क्या अज्यूम करते हैं हम लोग कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिलिंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस जनरेटर। जो 2 तरह का रोटर होता है, एक सिलिंड्रिकल रोटर और एक सेलिएंट पोल, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिलिंड्रिकल रोटर टाइप, राइट। सेकेंड वन, सो डैट, ये क्यों, क्योंकि सो डैट यूनिफॉर्म एयर गैप रहे, यूनिफॉर्म एयर गैप। दूसरा जो है वो है कि जो मशीन रहेगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा, राइट। अनसैचुरेशन मतलब सैचुरेशन इज नेग्लेक्टेड, बट प्रैक्टिकली देयर मस्ट बी सैचुरेशन, बट हम लोग इस मेथड में अनसैचुरेटेड से करते हैं। ये अनसैचुरेटेड क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अब जब OCC करोगे, OCC ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जब करोगे तो किसके बीच में होता है, वोल्टेज वर्सेस VOC वर्सेस फील्ड करंट या फील्ड एमएमएफ, राइट। तो हम लोग का जो आता है OCC मशीन का, प्रैक्टिकल मशीन का, वो ऐसा आता है, कुछ सैचुरेट कर जाता है। बट जब हम लोग अनसैचुरेटेड मानेंगे मशीन को, एज्यूम कर लें कि अनसैचुरेटेड है, तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे मॉडिफाइड एयर गैप लाइन आया था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा K। तो अगर ये स्लोप कांस्टेंट होगा तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि VOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KIF, और IF में अगर ये IF और FF सेम ही चीज़ है, बिकॉज खाली कांस्टेंट का डिफरेंस है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स FF, मतलब E इजिकल्स टू K टाइम FF। हम लोग कब लिख सकते हैं, जब हम लोग अनसैचुरेटेड मान लिए और OCC कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, Y इजिकल्स टू MX वाला फॉर्मूला। इससे करने से क्या होगा, इससे करने से ये होगा कि जो MMF होगा उसको भी आप EMF में कन्वर्ट कर सकते हो बाय दिस इक्वेशन, और EMF को आप MMF में कन्वर्ट कर सकते हो बाय दिस इक्वेशन। तो जब MMF मेथड जहाँ बताएंगे वहाँ भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इस EMF मेथड में होता क्या है, जितने भी सारे कंपोनेंट है सबको EMF में चेंज कर दिया जाता है। EMF मतलब वोल्टेज में। जैसे ये देखो
VT तो वोल्टेज है, ये तो ऑलरेडी वोल्टेज है। IR ड्रॉप, इट इज ऑल्सो वोल्टेज। बट दिस वन, ये जो है IA XAR, एक्चुअली में ये क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन जो आया था, आर्मेचर FA, आर्मेचर MF, उसका इक्विवेलेंट ड्रॉप है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, बाय दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड सिचुएशन मान के। वो कैसे किए थोड़ा सा देख लो। ये आप जानते हो कि FA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA एंड FA इज इक्वल टू CIA होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या जानते हो कि EMF अनसैचुरेशन के केस में EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली क्या है, EMF इज टू K टाइम्स FA। जितना भी MMF होता है, जैसे मान लो MF कितना होगा, FF एक फील्ड MF होता है, एक आर्मेचर MF होता है, एक रिजल्टेंट MF होता है इन सिंक्रोनस मशीन। तो सबके करस्पॉन्डिंग में आप EMF होगा, एक जो भी MF होगा उसका एक EMF होगा, क्योंकि MF होगा तो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स होगा तो उसका एक अपना रेट चेंज से कारण क्या निकलेगा, EMF। तो हर MF के करस्पॉन्डिंग उसका MF होता है। तो FA के करस्पॉन्डिंग भी एक MF होगा, ये तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K FA होगा। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो K FA हो गया। अभी आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये इज इक्वल टू FA को आप क्या लिख सकते हो, C टाइम्स IA, तो KCIA। समझ में आया क्या। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये तो हो गया आपका। अब दूसरा चीज़ क्या है कि ये आप जानते हो कि MMF और EMF में क्या फेज रिलेशन क्या है, 90 डिग्री का। मतलब EMF जो होता है वो अपने करस्पॉन्डिंग MF से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। तो अगर आप इसको, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अगर आप इसको फेजर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये इज इक्वल टू K FA, एंगल कितना आएगा, -90, ये फेजर होगा। मतलब FA फेजर से ये फेजर, मतलब ये इंड्यूस EMF फेजर 90 डिग्री लैग कर रहा है। समझ में आया क्या। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इज इक्वल टू -JK, -90 को -J लिखते हैं हम लोग फेजर में, -JK FA। समझ में आया क्या। अच्छा, FA को आप क्या लिख सकते हो, ये -JK CIA। इसी KC को हम लोग क्या बोलते हैं, XAR, आर्मेचर रिएक्टेंस। समझ में आया क्या। तो बेसिकली वही हम बता रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉप में दिखाया जाता है। तो बेसिकली अनसैचुरेशन मानने का एक मीनिंग यही होता है कि आप MMF को भी आप वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग OCC ऑफ अनसैचुरेटेड मशीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो हम लोग को, तो अभी हम लोग EMF मेथड में क्या करते हैं, पूरा का पूरा वोल्टेज इक्वेशन लिख देते हैं। वोल्टेज इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद आप लिख सकते हो, इसको मिटाते हैं, इसका काम हो गया। इसको इक्वेशन लिख सकते हो, EF इज इक्वल टू VT प्लस IA ZS। ये XAR प्लस XL क्या होता है, XS सिंक्रोनस रिएक्टेंस RA, जान गए। तो इन EMF मेथड हम लोग क्या करते हैं, ये जो ZS होता है, देखो VT तो नोन होता है, IA नोन होता है, पावर फैक्टर नोन होता है, EF निकालना होता है। ये जो ZS होता है उसको हम लोग OCC और SCC से निकालते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो बता चुके हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं OCC और SCC से। तो ZS क्या होगा, VOC बाई √3 ISC। सिंस हम लोग इस EMF मेथड में सैचुरेशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ZS आता है वो अनसैचुरेटेड आता है। तो अनसैचुरेटेड का जो ZS होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है ZS सैचुरेटेड से, बिकॉज जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस है इट वेरिएबल होता है विथ एक्साइटेशन के साथ वेरी करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछला वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं देखें तो उसको देखें। तो ZS अनसैचुरेटेड
इज ग्रेटर देन जेड एस सैचुरेटेड। तो अगर जेड एस अनसैचुरेटेड ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ से ईएमएफ कैलकुलेट करोगे, ईएमएफ वो ज़्यादा आ जाएगा, मोर देन एक्चुअल, बिकॉज ये आप जेड एस एक्चुअल से ज़्यादा लोगे तो इसमें ये ऐड करोगे तो वो ज़्यादा आएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी आर वोल्टेज रेगुलेशन इज टू ई एफ का मैग्नीट्यूड माइनस वी टी का मैग्नीट्यूड बाई वी टी का मैग्नीट्यूड इंटू 100। तो ई एफ ज़्यादा आ गया एक्चुअल से, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, एक्चुअल से ज़्यादा आएगा। तो इन केस ऑफ ई एम एफ मेथड वोल्टेज रेगुलेशन इज ग्रेटर दैन एक्चुअल वैल्यू, वोल्टेज रेगुलेशन इज ग्रेटर दैन एक्चुअल वैल्यू। सो जब ये एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ गया तो इसको बोला गया कि ये पेसिमिस्टिक मेथड है। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशा, सैड, भाई एक्चुअल था उससे भी ज़्यादा आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईएमएफ मेथड। अगला में हम लोग बताएंगे एमएफ मेथड। अगर सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैसे निकलता है और ये कैसे वेरी करता है ये देखना है तो आप पिछला वीडियो देखें, इससे जस्ट पहले वाला। थैंक यू।